राजीव गांधी इंग्लिश प्रायमरी अँड हायस्कूलच्या वतीने सर्वप्रथम इयत्ता 9वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी CM शेख सहर्ष स्वागत करीत आहे। आज आपण विषय मराठी इयत्ता 9वी यामध्ये घटक बेटा मी ऐकतो आहे हा घटक आज आपण अभ्यासणार आहोत। प्रसिद्ध लेखक कवी वपू काळे, वपू काळे यांचं पूर्ण नाव आहे वसंत पुरुषोत्तम काळे। मराठी साहित्यातील अतिशय नावाजलेलं आणि नावलौकिक नाव आहे वपू काळे। वपू काळे यांचा जन्म 1932 साली झालेला आहे आणि यांचा मृत्यू 2001 मध्ये झालेला आहे। कथालेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार म्हणून वपू काळे प्रसिद्ध आहेत। लोंबकळणारी माणसं, माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुललासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादी प्रसिद्ध कथासंग्रह हे वपू काळांचे प्रसिद्ध आहेत। ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी कादंबरी लेखन सुद्धा प्रसिद्ध आहे। आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यांमुळे त्यांच्या कथा वाचकप्रिय आहेत। प्रस्तुत पाठामध्ये संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन लेखकाने केलेले आहे। इस पाठ में लेखक वपू काळे इन्होंने संगीत कला के ऊपर दिल से मोहब्बत करने वाले पिता, उनके अपघात यानी एक्सीडेंट में क्या है वह संगीत सेवा से दूर होने के बाद में उनके खुशी के लिए कोशिश करने वाला एक लड़का, इनका दिल को छू लेने वाली क्या है कहानी, इसका वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में क्या है लेखक वसंत पुरुषोत्तम काळे इन्होंने किया है। सर्वप्रथम हा पाठ आपण काय आहे सर्वांनी पाठ्यपुस्तकामध्ये वाचन करून घेऊया। त्यानंतर सुलभ हिंदी भाषेमध्ये हा पाठ आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर सर्वप्रथम डोळ्यासमोर आपण या पाठाला कथा किंवा गोष्टीच्या स्वरूपात आपण घेऊया। लक्ष द्या। पॅराग्राफ पहिला, तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद होत आहे। आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती, म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होते। प्रस्तुत पॅराग्राफमध्ये आपण पाहिलं आहे की काय आहे की लेखक वपू काळे यांचे संगीत महाविद्यालय आहे, संगीत विद्यालय आहे। या विद्यालयामध्ये शिरीष हा मुलगा काय आहे कलेचं शिक्षण घेत आहे आणि एका कार्यक्रमामध्ये वपू काळे यांनी शिरीषला प्रथमतः संगीत सादर करण्याची काय संधी दिली आहे, परंतु लेखकाला शिरीषवर इथं काय विश्वास नाही। त्यामुळे काय आहे याची खात्री नसल्यामुळे काय आहे लेखक शिरीषला कार्यक्रम करण्यासाठी देण्याचे टाळत होते। हा प्रस्तुत पैराग्राफ काय लेखाने वर्णन केले आहे। इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया कि कार्यक्रम की घंटी बज गई, तीसरी घंटा घनघनली व बाहर से सम्मिश्र कोलाहल बंद पड़ला। यानी तीसरी घंटा बजे, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो पहली घंटा, दूसरी बेल, तीसरी बेल बजने के साथ में क्या है कोई भी प्रोग्राम क्या है शुरू होता है। घंटी बजने के साथ में क्या है जो आवाज़ था वो बंद हो गया। उगाचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या।
प्रोग्राम जब शुरू होने से पहले क्या है, दर्शकों के प्रेक्षकों के दिल में क्या है, यहाँ वहाँ क्या उनका ध्यान होता है। जैसे ही तीसरी बेल बजी, सबकी नजरें, सबकी गर्दनें क्या है, स्टेज की तरफ स्थिर हो गई। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलवायला सुरुवात केली। स्टेज के ऊपर लेखक सूत्र संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का। लेखक ने क्या कहा कि जिस तरह से तीसरी घंटी बजी, लोगों की नज़रें स्टेज के ऊपर आए, उसी तरह से क्या है, इसकी तहकीकात होने के बाद में मैंने गंभीर आवाज़ में क्या है बात करने के लिए शुरुआत की। सभ्य स्त्री पुरुष यानी लेडीज एंड जेंटलमैन, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे। यानी मेरे वादन विद्यालय यानी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग विद्यालय है, जहाँ पर वादन बजाने की कला आत्मसात की जाती है। इस विद्यालय का यह पहला क्या है, जाहीर कार्यक्रम है। आपल्या चरणी हे कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। यानी आपके सामने यह कला सादर करते वक्त क्या है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस तरह से वपू काळे जी ने कहा है। आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे। आप लोगों ने क्या है, बहुत ही शांति से, खामोशी से एक कार्यक्रम का क्या है आपने आस्वाद ले। इस तरह से मैं आपको विनती करता हूँ। मैं कार्यक्रमाला सुरुवात करतो, मैं कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूँ। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत शिरीष भागवत इस विद्यार्थी के फिडल वादन से होगी। फिडल यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ड्राइंग बताया हुआ है। फिडल इंस्ट्रूमेंट एक तंतुवाद्य है जो वायलिन सदृश्य है, जो यहाँ पर तारों को छेड़कर इस स्ट्रिंग से क्या है, यह वाद्य बजाया जाता है। बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही लगन से इस कला को क्या है आत्मसात करना पड़ता है। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। शिरीष यह विद्यार्थी लेखक के वादन विद्यालय में क्या है, नया है। कलेच्या प्रांतातील हा नौखा मुसाफिर आहे। कला के प्रांत में नौखा मुसाफिर यानी क्या है, नया मुसाफिर है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। लेखक प्रेक्षक से क्या कह रहा है कि यह जो शिरीष है, यह इस वादन विद्यालय में नया मुसाफिर है, नया कलाकार है। आप उसके क्या है, इस हुशारी के क्या है दाद दीजिए। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले, मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। यह कहकर लेखक ने क्या है शिरीष के पास में देखा। लेखक को इस बात का काफ़ी डर था कि लेखक को माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता। लेखक को के दिल से था कि शिरीष को यह कार्यक्रम में अपने कला प्रस्तुत करने का अवसर देना नहीं था, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती, म्हणून मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो। अभी कला सीखने के लिए आया हुआ है यह विद्यार्थी क्या है, यह छात्र मेरे विद्यालय का कहीं नाम खराब कर देगा, ऐसी शंका लेखक के दिल में थी। इसलिए क्या है, लेखक शिरीष को कार्यक्रम में अपने कला को प्रस्तुत करने का, सादर करने का अवसर क्या है नहीं दे रहे थे। हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। मैंने शिरीष की ओर क्या है देखा, उसके चेहरे पर धीटपना यानी क्या है कॉन्फिडेंस था, उसे अपने आप पर आत्मविश्वास था, और उसके क्या है प्रतिबिंब उसकी आंखों में क्या है, उसके चेहरे पर क्या है लेखक को साफ नजर आ रहा था। पण त्याचे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। उसका वह आत्मविश्वास, उसका वह सब्र क्या है काफ़ी देर नहीं रह सकता, यह लेखक क्या है जानते थे। पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतृ वृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। यानी कार्यक्रम का पर्दा ऊपर जाते ही क्या है, जो श्रोतृ वृंद यानी प्रेक्षक थे, वो प्रेक्षक की नज़र से नज़र मिलते ही क्या है उसका धीर यानी धीरज छूटेगा, यह लेखक को क्या है खात्री थी। शिरीष ने खून करताच मी पडलेल्या पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। शिरीष ने क्या इशारा किया, उसी तरह से क्या पर्दे वाले ने पर्दा ऊपर ले लिया। फूट लाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडता शिरीष ने डोळे मिटून घेतले। जिस सामने की लाइट की रोशनी आंखों पर गिरते ही क्या है शिरीष ने आंखें
बंद करली. डर के मारे त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. जिस तरह से लाइट आंखों पर गिरने के बाद में थोड़ी सी उसे समय लिया और सामने के प्रेक्षक की नज़र से नज़र मिलते ही क्या है यहाँ पर शिरीष के दिल की अवस्था, दिल की हालत क्या है, यहाँ पर लेखक को समझ में आई कि अब उसका आत्मविश्वास क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, गिर रहा है. त्याला सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते. उसे संभालना उस्ताद टीचर इस नाते से क्या है, लेखक कह रहे कि ये मेरा कर्तव्य था. मी तंबोरेवाल्याला व तबल्यावाल्याला खून केली. तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज़ घुमू लागला. तंबोरा यानी क्या है, वादन वाद्य में तंतु वाद्य होता है बड़ा तंबोरा. वो तंबोरा वाले ने तंबोरा बजाना शुरू किया और तबला तो आप सभी को पता है, तबले वाले ने तबला बजाने की शुरुआत किया. तबला और तंबोरे का आवाज़ जब गूंजने लगा तो क्या है, शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हावून निघाला. शिरीष ने अपनी आंखें कुछ देर बंद की और दिल में किसी को याद किया, इतनी शिद्दत से याद किया और आंखें खोलते ही वही पहले के क्या है आत्मविश्वास उसके चेहरे पर यहाँ पर क्या है नज़र आया लेखक को. वह हल्के से त्याने षडज लावला और हल्के उसने क्या है षडज यानी क्या है सुर होता है. यह सारे गामा पध निसा इन अक्षरों से क्या है, इन स्वरों से क्या है ये षडज बनता है. एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले. एक 10 से 12 साल के बच्चे ने धीर गंभीरता से इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जब शुरुआत की, यह देखकर सभी लोग शांत हो गए. धीमेपणाने शिरीष ने खूप भूप रागावतली गत वाजायला सुरुवात केली. तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही. धीमेपनाने यानी शांति से क्या शिरीष ने क्या भूप एक संगीत में का राग है, वो राग में से क्या है गत, यह एक अवस्था है, बजाने के लिए शुरुआत की. वही सुर एक मात्रा यानी उसके अंदर मात्रा क्या है चढ़ और उतार. संगीत में आलाप का चढ़ उतार होता है, उसमें क्या है उसने उस फिडल वाद्य पे बजाने के लिए शुरुआत की. कहीं पर भी एक भी इतना सा फर्क लेखक को वहाँ पर महसूस नहीं हुआ. तो शांतपणे वाजू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. कानांवर विश्वास बसेना, नजरेवरही बसेना. शिरीष ने जब इतने मधुरता से वह तंतुवाद्य फिडल बजाया, यह देखकर लेखक को एक सुखद धक्का बैठ गया. धक्का यानी क्या, उसने आश्चर्य हुआ कि इतना 10 से 12 साल का बच्चा इतना मधुर सुमधुर किस तरह से बजा सकता है. ना लेखक का कानों पर भरोसा था, ना लेखक जो देख रहे थे लेखक के आँखों पर भरोसा था. पंचेंद्रिय दगा तर देत नाहीत ना अशी शंका मनाला चाटून गेली. पंचेंद्रिय यानी जो सेंस ऑर्गन होती है, आँख, कान, नाक, जबान और स्किन, इसमें से जो संगीत का आनंद लेने के लिए कानों का इस्तेमाल होता है, कान इस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल होता है. तो यह कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रही है. जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, ना मेरे कानों पर यकीन है ना मेरे आँखों पर यकीन है, ऐसा आभास यहाँ पर दिल में शंका लेखक क्या है उत्पन्न हुई. माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणी असता तरी त्याच्या मनातली तशी शंका आली असती. तुम्हीच सांगा. सुमारे 10 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. धीटपणे त्याने विचारले, आपण कापी जनार्दन. मी सुहाय्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात. मला गाण्याची फार आवड आहे. यहाँ पर लेखक को विश्वास नहीं बैठ रहा. लेखक क्या कह रहे हैं कि 10 महीने पहले शिरीष मेरे विद्यालय में आया. बहुत ही आत्मविश्वास ने उन्होंने वो अपना नाम बताया. लेखक ने पूछने के साथ सुहास्य मुद्रे से यानी कि हंसते हुए नाम बताया कि मेरा नाम शिरीष भागवत है और घर पे मुझे श्री कहते हैं और मुझे गाने की बहुत मतलब दिलचस्पी है. गाने में मुझे क्या है बहुत इंटरेस्ट है. तुला गाण्याची आवड आहे तर, लेखक ने उससे उस वक्त पूछा था कि तुझे गाने की क्या है
दिलचस्पी है? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला. तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, यानी जब लेखक ने उन्हें पूछा कि क्या है तुम्हें गाने में दिलचस्पी है, तो उन्होंने क्या कहा शिरीष ने लेखक को कि मैंने वादन कला को आत्मसात करना, इस ज्ञान को आत्मसात करना, यह मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी को ज़्यादा खुशी महसूस होगी. उनके चमत्कारिक उत्तर से क्या है लेखक थोड़ा से अचंबित हो गए और उन्हें क्या है थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया. मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. जब लेखक ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पर क्या है ज्ञान आत्मसात कर सकते हो, तो शिरीष ने लेखक को कहा कि क्या है मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ में जब मैं यहाँ पर सीखने के लिए आऊँगा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, तो मेरे साथ में मेरे पिताजी भी साथ में आएंगे और मैं जहाँ पर बैठा हूँ जिस वर्ग के अंदर जिस क्लास के अंदर वहाँ पर मेरे पिताजी भी मेरे साथ में बैठेंगे. आता मात्र मला राग आला. मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये द्यावे लागतील. अब लेखक को यहाँ गुस्सा आ गया, लेकिन क्या है उन्होंने जानबूझकर हंसते हुए शिरीष से कहा कि तेरी सारी शर्तें मुझे क्या है कबूल है, लेकिन उसके लिए तुझे क्या है महीना 50 रुपये क्या है फीस देनी पड़ेगी. कबूल क्या है यहाँ पर शिरीष ने भी क्या है कबूल किया. कबूल, उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. यानी क्या है मैं यहाँ पर शिरीष ने उन्होंने कबूल किया, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. दुसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. आमचे नमस्कार झाले. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. दूसरे दिन क्या है शिरीष अपने पिताजी को साथ में लेकर आए. यहाँ पर क्या है लेखक ने उनके पिताजी का वर्णन किया है कि क्या है उम्रदराज, वयस्कर यानी उम्रदराज, लेकिन क्या है भारदस्त शरीर था उनका. गृहस्थ यानी व्यक्ति. शिरीष ने अपना परिचय लेखक से यानी वपो काळजी से उनका कराया, उनका नाम यहाँ पे बताया. शिरीष ने कहा ये नाना. उनका नमस्कार होने के बाद में एक भी बात न करते हुए क्या है नाना कुर्सी पर बैठ गए. मी पण न बोलता व्हायलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. लेखक क्या कह रहे, मैंने कुछ ना बोलते हुए क्या व्हायलिन निकाल कर शिरीष के हाथ में दिए. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात व्हायलिन घेतले. शिरीष ने आते वक्त क्या है नोटबुक और पेन सब साथ में लेकर आए थे. यह देखकर क्या है लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और लेखक ने क्या है शिरीष के हाथ में वायलिन दिया. यहाँ पर लेखक पहले दिन का पहला सबक यहाँ पर क्या है लेखक ने शिरीष को दिया. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायची अशी माझी प्रथा होती. लेखक ने यहाँ पर वायलिन अपने हाथ में लिया और लेखक कह रहे हैं कि पहले दिन जब विद्यार्थी विद्यालय में आता है तो पहले दिन लेखक स्वयं खुद क्या है उस विद्यार्थी को वायलिन यानी फेडरल इंस्ट्रूमेंट क्या है बजाकर बताते थे. त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजू शकाल. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातील एक गत वाजून दाखवली. लेखक बता रहे कि मेरा मकसद यही है कि तुम इसको ध्यान से सुनो जो मैं बजा रहा हूँ. कम से कम अगर आप इस पर मेहनत करोगे तो यहाँ तक आपके यहाँ है बजाने के लिए सीख जाओगे. साधारण 20 मिनट लेखक ने क्या है पिलू राग में के एक गत जो है धुन वहाँ पर बजाई. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता. यहाँ पर जीवाचे कान करून ऐकने यानी आत्मीयता से शिरीष के पिताजी नाना लेखक क्या बजा रहे हैं वो धुन को क्या है सुन रहे थे. और शिरीष एक बार नाना को देख रहे हैं, एक बार क्या है लेखक को यहाँ पर देख रहे हैं.
त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्ट दिसत होते। उनके चेहरे पर क्या है, आत्मिक शांति, तृप्ति यानी क्या है, जब दिल खुश होता है तो दिल को सुकून जो होता है वो चेहरे पर नजर आता है। उसका समाधान क्या है, नाना के चेहरे पर नजर साफ नजर आ रहा था। आपण जाऊयात आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। अब हम चले। इस तरह से क्या है, नाना ने शिरीष से कहा, ये शिरीष ने कहा, और क्या है वहाँ पर नाना यानी शिरीष के पिताजी और शिरीष चल दिए। मीच आपण होऊन विचारले काय कसं वाटलं एकंदरीत। यहाँ पर लेखक ने उन्हें कहा कि आज आपको यह कैसे लगा, वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही। शिरीषने मध्ये उत्तर दिले, मला त्याचा आगाऊ स्वभावाचा राग आला। यहाँ पर क्या है, उन्होंने प्रश्न पूछते लेखक ने क्या है, शिरीष ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से, यह लेखक को क्या है भाया नहीं और उसे इस बात पे क्या है काफ़ी गुस्सा आया। आपण कुठे असता कामाला, भोचकपणे शिरीषच पुणे म्हणाला, मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। यहाँ पर लेखक ने को शिरीष ने पूछा, आप कहाँ पे काम करते हैं। लेखक को यह प्रश्न शिरीष ने पूछने पर लेखक को गुस्सा आया। लेखक को लगा कि नाना कुछ तो बीच में कहेंगे, लेकिन क्या है, नाना ने कुछ ना कहते हुए नाना शिरीष के चेहरे को क्या है यहाँ पर देख रहे हैं। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंग मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। यहाँ पर लेखक शिरीष के इस प्रगति को, यानी रोज़ाना शिरीष और नाना यहाँ पर क्या है संगीत सीखने के लिए आते थे। शिरीष बजाता था, नाना सुनते थे। शिरीष की यह दिन ब दिन तरक्की देखकर क्या है, लेखक यहाँ पर आश्चर्यचकित हुए कि इतने त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसत राहत, मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। यहाँ तक क्या है कि रोज़ाना आते थे, शिरीष बजाता था, नाना सुनते थे। शिरीष का हाथ बजाने के लिए काफ़ी हल्का और आसानी से वायलिन पर घूमता था, पेडल इंस्ट्रूमेंट पे घूमता था। उसके विद्या को आत्मसात करने की शक्ति देखकर लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और जितने छात्र वहाँ पर विद्या आत्मसात कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा आकलन शक्ति शिरीष की काफ़ी ज़्यादा थी। नाना रोज़ाना आते, एक ही अक्षर यानी क्या है शब्द की बात नहीं करते थे। यहाँ पर लेखक ने भी कहा कि मैं भी क्या है किसी भी तरह की बात नहीं करता था। इस तरह से आज हम यहाँ तक ही रुकेंगे। यहाँ तक हमने बेटा में एक तो है इस पाठ का भाग 1 समाप्त किया है। भाग 2 जो है अगली बार हम भाग 2 को लेकर मिलेंगे। आपने यहाँ तक इस पाठ को सुना, पढ़ने की कोशिश की, आपको पढ़ने की कोशिश भी करना है, इस पाठ को समझ के लेना है। जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उन शब्दों को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर काफ़ी शब्द है यहाँ पे भावस्पर्शीय, हृदयाला भिडणारे, श्रोते, प्रेक्षक, फिडल, वायलिन सदृश इंस्ट्रूमेंट, षड, जिस तरह से मैंने स्वर बताया। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई शब्द इसमें कठिन महसूस होते हैं तो उन शब्दों को क्या है आप लिख ले, उनके अर्थों को ढूंढने का प्रयास करें। अगर नहीं मिलते हैं तो आप क्या है जब आप क्लास में आएंगे तब क्या है आप उन शब्दों के अर्थों क्या है पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं CM शेख आपकी इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।